जी नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज से मैं रोज़ जब तक आपका पेपर होता है तब तक मैं रोज़ रात को 10 बजे 15 से 20 क्वेश्चन YouTube पे अपलोड करूँगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। तो रोज़ रात को आप 15 से 20 क्वेश्चन ये करके सोइएगा। चलिए आज का जो मैंने पेपर लिया है वो लिया है एम जोधपुर का। तो शुरुआत करते हैं। नवीन है मेरा नाम। पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फॉल्स सेंसरी परसेप्शन दैट नॉट एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है। देखो कंक्रीट थिंकिंग नहीं होगा क्योंकि थिंकिंग कि ये टाइप है एब्सोल्यूट थिंकिंग एंड कंक्रीट थिंकिंग। डिल्यूजन्स क्या होता है? फॉल्स फिक्स बिलीफ है जो जिसको आप रीजनिंग से नहीं ठीक कर सकते। जैसे बिल्ली काटने से बिल्ली का रास्ता काटने से आपका काम खराब होगा, दैट इज़ अ डिल्यूजन, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं इल्यूजन पे। इल्यूजन क्या होता है? फॉल्स सेंसरी परसेप्शन बट वहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है। इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होगा, जैसे रस्सी का आपको सांप दिख जाना, है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर डी, हेलुसिनेशन। जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, जैसे कोई आवाज़ आती रहती है जबकि वहाँ पे कुछ है नहीं, आपको कोई कुछ घोस्ट दिखना, भूत दिखना, दैट इज अ हेलुसिनेशन। नेक्स्ट द करेक्ट आंसर इज डी। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखिए, ये प्रायोरिटी बेसिस है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहला, ड्रॉ द सैंपल फ्रॉम द पेशेंट फ्रॉम ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज। ये नहीं करते हैं, ईच यूनिट एक ही बार आप सैंपल लेते हैं। वार्म द ब्लड टू बॉडी टेम्परेचर टू प्रिवेंट चिलिंग। यस, हमेशा कभी भी ब्लड चढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा उसको वार्म का बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वार्म करते हैं, वार्म वॉश करते हैं स्पेशली। तीसरा, रन द, ये करेक्ट हो सकता है लेकिन और ऑप्शन देखते हैं। रन द ब्लड एट द स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट टू ऑफ द ट्रांसफ्यूजन। यस, करते हैं ताकि हीमोलाइटिकल रिएक्शंस ना हो, हमें आइडिया लग जाए, है ना। ये भी करेक्ट है। मेंटेन पेटेंसी ऑफ आईवी कैथेटर विद डेक्स्ट्रो। नहीं, डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन नहीं लेते, इसमें नॉर्मल सोल्यूशन लेते हैं। तो ए और डी तो गलत हो गया, हमारे पास बी और सी। अगर हम प्रायोरिटी वाइज देखें तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि आपको फर्स्ट 15 मिनट में बहुत स्लो रेट से आपको चलाना है ब्लड। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, किट सप्लाइड एट सब सेंटर। कौन सी किट सप्लाई होती है सब सेंटर पे? ई, एम, के और बी। तो सब सेंटर पे होती है किट ए होती है, किट बी होती है और किट सी होती है, ए बी सी, है ना। अगर आपको याद रखना चाहे तो सब सेंटर को शॉर्ट फॉर्म में सब एस सी लिखते हैं। तो सब सेंटर पे सी तक किट होती है ना। ये एक ट्रिक मैंने बनाई है, आप याद कर सकते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट किट का आपको बता रखा है। किट ए सब सेंटर पे, बी भी सब सेंटर पे, सी सब सेंटर पे, किट डी जो है वो पीएचसी पे, किट ई ये आपके सीएचसी पे होती है। लेप्रोटॉमी सेट होता है। किट एफ मिनी लेप्रोटॉमी सेट, किट जी आईओडी इंसर्शन सेट, किट एच वेसेक्टोमी सेट, किट आई नॉर्मल डिलीवरी सेट, किट जे वैक्यूम एक्सट्रैक्शन सेट, किट के एम्ब्रोस्टोमी सेट, किट एल यूटेराइन इवैक्यूएशन सेट, किट एम इक्विपमेंट फॉर एनेस्थेशिया सेट। ये मैंने बहुत सारे किट का यहाँ पे डाल दिया गया है ताकि कोई भी किट आए तो आप उसका बता पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैज़ द एंडोट्रेकियल ट्यूब इन प्लेस एंड इज ऑन द वेंटिलेटर। एंडोट्रेकियल ट्यूब इन प्लेस हो गई है, अपनी प्लेस से निकल गई है। हिज रिलेटिव कम्स रनिंग टू यू एंड टेलिंग यू दैट द पेशेंट हैज़ पुल्ड द ट्यूब आउट ऑफ हिज माउथ। उसका रिलेटिव आपके पास भाग के आता है और कहता है कि पेशेंट ने अपनी ट्यूब को निकाल दिया। व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये भी प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन है। देखो अभी आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे प्रायोरिटी बेसिस पे। क्या अप्लाई फेस मास्क? ये फेस मास्क है विथ हाई फ्लो ऑक्सीजन। नहीं करते फेस मास्क से हाई फ्लो ऑक्सीजन। सीट द पेशेंट एंड कंसिडर चेस्ट फिजियोथेरेपी। ये बात का काम है, अगर सेग्रेशन है तो करते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी, बट इज नॉट द इमीडिएट, इट इज नॉट द नेक्स्ट स्टेप। रिंसट द ट्यूब इमीडिएट अंडर सडेशन। रिंसट हम नहीं करेंगे और अंडर सडेशन देने का काम भी हमारा नहीं है, दैट्स द काम ऑफ फिजिशियन, है ना, द वर्क ऑफ फिजिशियन। तो ये तो फिजिशियन इनिशिएटेड इंटरवेंशन है, तो ये हमारा काम नहीं है। पुल द ट्यूब आउट कम्प्लीटली बैग एंड मास पेशेंट एंड असेस द स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग। ओके, देखो भाई यहाँ पे आप नर्सिंग प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी असेसमेंट आपको दिख रहा है तो उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर डी।
Next, a phenomenon during the therapeutic nurse-client relationship when the client unconsciously attribute or transfer to the nurse feeling and behavioral predisposition formed toward a person from his or past his. क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. एक क्लाइंट पेशेंट नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में जो पेशेंट है वो अपनी किसी अपने पास की फीलिंग नर्स में देख रहा है ना. सपोज करो कि वो अपनी डॉटर्स की या अपने किसी की भी चेहरा किस में देख रहा है, नर्स में. तो उसको आप क्या बोलोगे? तो रेजिस्टेंस नहीं होता, बाउंड्री वायलेशन नहीं होता, दैट इज द ट्रांसफेरेंस, है ना. दैट इज योर ट्रांसफेरेंस. जब कोई पेशेंट अपनी फीलिंग टुवार्ड कर देता है पेशेंट की तरफ, है ना, उसको ट्रांसफरेंस कहते हैं. और यही चीज़ जब नर्स पेशेंट की तरफ अपनी फीलिंग को एट्रीब्यूट करता है तो उसको हम काउंटर ट्रांसफरेंस कहते हैं, है ना. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, a nurse in the labor room performing the vaginal assessment of pregnant client in a labor and notes the presence of the umbilical cord protruding from the uterus. What would be the initial nursing action? देखो क्वेश्चन को समझना, देखो कभी भी आपको आंसर देने के पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना. तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि लेबर रूम में वेजाइनल असेसमेंट कर रही है, प्रेग्नेंट क्लाइंट है आपके पास. नोट करने पे पता चला कि अम्बिलिकल कोड प्रोट्रूडिंग हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है वेजाइना से, है ना. तो नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? जेंटली पुश द कोड इनटू वेजाइना, पुश कर देना वेजाइना के अंदर अम्बिलिकल कोड को. नहीं, ऐसा नहीं करते हम. प्लेस द क्लाइंट इन टेंडरमन पोजीशन, यस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द प्रायोरिटी, है ना. अगर ये है तो फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते. परफॉर्म वेजाइनल एग्जाम टू नोट द प्रेजेंटेशन. नहीं, अगर अम्बिलिकल कोड बाहर प्रोट्रूड हो रही है तो हम वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, ब्लीडिंग के चांसेस हो जाएंगे. नोटिफाई द स्टाफ द क्लाइंट विल बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली टू डिलीवरी रूम. ओके, सो दिस इज योर सेकंड प्रायोरिटी, है ना. द फर्स्ट प्रायोरिटी इज द पेशेंट को हम ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में रखेंगे. ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में हम तब भी रखते हैं जब पेशेंट शॉक में होता है ना. जब पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है तब हम ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं. या कोई एम्बोलाई हो रखा है तो उसमें भी हम ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं. ये आपके दो क्वेश्चन और यहाँ पे बन जाते हैं. द करेक्ट आंसर इज बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस ड्यूरिंग द परप्यूरियम एंड हैज अल्कलाइन रिएक्शन इज. देखो बात को समझना. फिर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि परप्यूरियम के दौरान जो अल्कलाइन रिएक्शंस वाले जो डिस्चार्ज होते हैं यूट्रस से, उसको हम क्या बोलते हैं? परप्यूरियम क्या होता है? जब फीमेल आफ्टर बर्थ के बाद जो समय होता है उसको हम परप्यूरियम पीरियड कहते हैं, ठीक है. तो क्या वेजाइनल डिस्चार्ज? नहीं. परप्यूरल डिस्चार्ज? नहीं. एमनोटिक सिक्रेशन? नहीं. द करेक्ट आंसर इज द लोकिया. व्हाट इज द लोकिया? आफ्टर बेबी बर्थ जो फोर्थ नाइट मतलब पखवाड़ा जो होता है 14 दिन का, उसमें जो डिस्चार्ज होते हैं 14 डेज़ का जो डिस्चार्ज होता है उसको हम लोकिया कहते हैं. लोकिया आपके मेनली 3 टाइप का हो सकता है. लोकिया रूब्रा जिसमें रेड कलर के डिस्चार्ज होते हैं, लोकिया सीरोसा जिसमें आपके येलो कलर के डिस्चार्ज होते हैं, और लोकिया एल्बा जिसमें वाइट कलर के डिस्चार्ज होते हैं, है ना. ये 1 से लेके 4 दिन तक होता है, ये 5 से लेके 9 दिन तक होता है, और 10 से लेके 14 दिन तक होता है ना. ये इनका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है. इसमें मेनली रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इसमें मेनली आपका एक्सुडेट होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होती है, और इसमें मेनली म्यूकस होता है. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. रेड सेल्स की वजह से इसका कलर रेड होता है, इसमें म्यूकस एपिथेलियम की वजह से इसका कलर येलो होता है, और म्यूकस की वजह से इसका कलर वाइट होता है. दैट इज एल्बा. द करेक्ट आंसर इज टी. नेक्स्ट, ये आप मेरे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पर देख सकते हैं. ये मैंने देख रखा है. ये क्या है आपका? क्या ऑक्सीजन मास्क है, लेरिंजल मास्क एयरवे है, एंडोट्रिकल ट्यूब है, सिंगल ल्यूमन एयरवे. तो ये है आपका लेरिंजल मास्क एयरवे बी. अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया. इन नॉर्मल रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इन द एक्टिव फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्रेविडिया. प्राइमरी ग्रेविडिया क्या होता है? वो फीमेल जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है और फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हो रही है, तो उसमें सर्वाइकल डायलेशन कौन सी रेट से बढ़ेगा? 0.5 सेंटीमीटर? नहीं, 1 सेंटीमीटर. यस, 1 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. हेड का डिसेंट, देखो आप एक दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए. हेड का डिसेंट भी प्राइमरी ग्रेविडिया में 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से डाउन होता है ना.
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1 सेंटीमीटर पर आवर। और इसमें जो मल्टीपैरा वुमन होता है उसमें 1.5 सेंटीमीटर पर आवर से सर्वाइकल डायलेशन होता है। ये मल्टीपैरा का क्लियर है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट। मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट मतलब एंटी मैनिक ड्रग है ना, एंटी मैनिक ड्रग जो हम मैनिया में यूज़ करते हैं। तो लिथियम कार्बोनेट तो होती है, वैल्प्रोइक एसिड भी होती है, क्लोनाजिपम। फ्लूओजेंथिन नहीं होती बिकॉज ऑफ फ्लूओजेंथिन इज द एंटी डिप्रेशन ड्रग है ना, तो इट्स नॉट द मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, इसी का एक क्वेश्चन और बहुत बार पेपर में पूछा गया था, ये तो आपके बिल्कुल मुंह पे होगा। अ क्लाइंट विद सिजोफ्रेनिया हैज़ बीन स्टार्टेड द मेडिकेशन ऑफ क्लोजापिन। द नर्स वुड असेस द रिजल्ट ऑफ विच लेबोरेटरी स्टडी टू मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट फॉर दिस मेडिकेशन। अब एक पेशेंट को सिजोफ्रेनिया डायग्नोस हुआ, क्लोजापिन इसकी चल रही है, तो इसमें कौन सा साइड इफेक्ट लेबोरेटरी हम देखेंगे। तो लिवर फंक्शन स्टडीज़, LFT करेंगे, ग्लूकोज लेवल करेंगे, WBC काउंट और प्लेटलेट। क्लोजापिन वाले जो पेशेंट होता है उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, डिक्रीज WBC काउंट। तो हम इसमें क्या देखेंगे, WBC काउंट को। द करेक्ट आंसर इज योर सी। नेक्स्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। What should be added to the normal saline which is connected to the arterial line measuring invasive blood pressure? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक नॉर्मल सलाइन में आप क्या ऐड करोगे जब आर्टेरियल लाइन से आपको ब्लड प्रेशर मेज़र करना है। तो पोटेशियम करेंगे ना, प्रोटामिन सल्फेट ना, कैल्शियम, हिपैरिन। तो हम करेंगे हिपैरिन। हिपैरिन इज एंटीकोएगुलेंट ताकि क्लॉट ना हो। और यहीं पे आप एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, हिपैरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट जो होता है दैट इज द एंटीडोट, सल्फेट इज योर एंटीडोट ऑफ हिपैरिन। ठीक है, तो ये भी आप एक क्वेश्चन समझ सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज सी। एच कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक शुड हैव। एक कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कितने हेल्थ सेंटर होने चाहिए। तो इसका सीधा आंसर है एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एच ब्लॉक पे होना चाहिए, कम्युनिटी पे। द करेक्ट आंसर इज ए। Now, during a dressing change, inspection of the wound reveals the what appeared to be reddish pink tissue in the wound. The nurse interpret this as एक ड्रेसिंग नर्स चेंज कर रही है, उसमें इंस्पेक्ट किया है कि भाई रेडिश पिंक टिश्यू इसमें दिख रहा है। तो नर्स क्या इंटरप्रेट करेगी। एक्सुडेट में येलो इश टिश्यू होते हैं। ग्रैनुलेशन टिश्यू, यस ग्रैनुलेशन टिश्यू मतलब पिंक। और अब वहाँ पे टिश्यू की रीग्रोथ हो रही है, अब वहाँ पे पिंक टिश्यू, रेडिश पिंक टिश्यू आपको दिखेंगे। एशआर नहीं मिलेगा, साइन ऑफ इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि पिंक हो रहा है। अगर बिल्कुल रेड होता तो साइन ऑफ इन्फेक्शन हम मान सकते थे। द करेक्ट आंसर इज बी। द डॉक्टर हैज़ ऑर्डर्ड 500 ml 5% dextrose to be administered for the 5 hour. It should be administered using burette set. The nurse has to set the drop per minute to deliver appropriate amount. Calculate the flow rate. यहाँ पे आपको फ्लो रेट ज्ञात करनी है। क्या है फ्लो रेट? तो यहाँ पे आपको फ्लो रेट ज्ञात करनी है। अच्छा, फ्लो रेट ड्रॉप पर मिनट का ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन मिनट। टाइम जो होता है वो किस में होता है? मिनट में होता है। अगर यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर की मैं बात करूँ, अगर मैक्रो इन्फ्यूज़न सेट है तो उसके लिए हम 15 ड्रॉप यूज़ करते हैं। मैक्रो ड्रॉप सेट है तो हम कितनी यूज़ करते हैं? 15। और माइक्रो है, देखो मैक्रो है तो 15, माइक्रो है तो 60 ड्रॉप फैक्टर लेते हैं। और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट है तो उसके लिए हम 10 काउंट करते हैं, है ना। ये हम ड्रॉप फैक्टर लेते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कैसे हैं। हमारे पास 500 ml फ्लूइड है। हमारे पास जो ब्यूरेट सेट आपका माइक्रो ड्रिप सेट में होता तो हम 60 लेंगे। माइक्रो ब्यूरेट होता दैट इज अ माइक्रो ड्रिप सेट होता है तो हम क्या लेंगे? 60 डिवाइडेड बाय 5 इंटू ये घंटे में, तो घंटे को आवर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट में। तो 60 से 60 कट गया, ये 100 बार।
तो 100 माइक्रो ड्रिप पर मिनट। द करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि आप देखिए माइक्रो ड्रिप है, नॉट द मैक्रो ड्रिप। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन ब्यूरेट सेट जो होता है वो माइक्रो ड्रॉप में होता है। क्लियर है? द करेक्ट आंसर इज ए। Next question, a nurse is monitoring the manometer for CVP value from a central line insertion via the brachial vein. CVP line inserted in patient in ICU on the face mask with oxygen. For correct reading, she should record the value at. क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, एक पेशेंट को CVP सेंट्रल लाइन इंसर्ट कर रखी है तो ब्रेकियल लाइन पे। अब नाउ आपको रीडिंग लेनी है, तो आप कौन से एंगल पे कब लेंगे रीडिंग, है ना। शी शुड डिस्कनेक्ट द मैनोमीटर जस्ट बिफोर रीडिंग। रीडिंग लेने से पहले मैनोमीटर जो प्रेशर को मेज़र करता CSF के, उसको बंद करेंगे। आइदर इज़ करेक्ट, जो जहाँ पे भी ले वो सही है। एंड एक्सपेरेशन के एंड पे करना है या इंस्पिरेशन पे। ये आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है ना। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है, और अगर आपने इसका करेक्ट आंसर दे दिया इन द सेंस कि आप सही पाथ पे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। अगर अभी तक आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और हाँ, शेयर तो ज़रूर करना ही है। फेसबुक पे मैं एंकर नवीन पंचाल के नाम से मिल जाऊँगा, इंस्टा पे भी एंकर नवीन के नाम से मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट नवीन है मेरा नाम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कल रात को 10 बजे इसी समय पे आपको फिर से मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू, शुड नाइट, हाँ गुड नाइट, शबा खैर, अनुपम खैर, मत सो, आई डोंट केयर।